चलिए रेडी है सब। आइए। एक श्याम सुंदर कुमार का कल एग्जाम है, उसके बारे में समझाइए। ठीक है, उसके बारे में क्या समझाएं, समय पर जाइए एग्जाम दीजिए। ठीक है, और ईमानदारी से पढ़े होंगे तो पूरी तरह से कंफर्म रहिए, रिजल्ट होगा ही होगा। बोर्ड को औकात ही नहीं है कि आपके रिजल्ट को बंद कर दे। और ईमानदारी से नहीं पढ़े होंगे तो फिर क्या होगा आपको पता ही है। क्या तो जिनका एग्जाम है वो मूड फ्रेश रखिए जी, क्लास मत करिए। क्लास जिनका एग्जाम नहीं है वो करिए। क्या अब जिनका कल एग्जाम है वो आज क्लास कर रहा है, तो आज क्लास नहीं करिए, आज पूरा मूड फ्रेश करिए कि कल इधर से उधर कर देना है। ठीक है ना। और एग्जाम देने से पहले निगेटिव बिल्कुल भी मत सोचिए, लेकिन हम उल्टा बोलते हैं, निगेटिव ही सोचिए। निगेटिव ये सोचिए कि सब आलतू फालतू है, जो है सो हम ही है। ठीक है ना, और हमारा रिजल्ट होगा ही। अब कहिए कि अगर कोई नहीं पढ़े तो वो ऐसा कैसे सोच सकता है। अरे भाई, नहीं सोचेगा या सोच ही लेगा तो क्या फर्क पड़ने वाला है, पड़ने वाला है। तो चलिए दोस्तों, एग्जाम पर बहुत कुछ बोल दिए और लास्ट समय हम बोलते हैं भी नहीं। हम आते हैं अपने मूल विषय, और क्या पढ़ रहे थे। घर्षण कौन पढ़ लिए थे। चलिए दोस्तों, कुछ लोग कह रहे हैं एएलपी का सिलेबस क्या है, वो तो हमें भी पता नहीं है दोस्तों। फिलहाल हम लोग फ्रिक्शन पढ़ रहे थे। क्या पढ़ रहे थे। फ्रिक्शन। फ्रिक्शन के अंतर्गत हम लोग एंगल ऑफ फ्रिक्शन तक पढ़ चुके हैं। अब हम पढ़ेंगे एंगल ऑफ रिपोज। बस यही तो जानना है, एंगल ऑफ रिपोज। यानी विराम कोण। घर्षण कोण को लैम्डा में व्यक्त किए थे और विराम कोण को थीटा में व्यक्त करते हैं। विराम कोण को थीटा में व्यक्त करते हैं। अब विराम क्या है, विराम कोण क्या है। तो विराम कोण का कॉन्सेप्ट तब आता है जब कोई वस्तु अनंत समतल पर, इसी को कहते हैं अनंत समतल, इंक्लाइंड प्लेन। ठीक है, अनंत समतल, इंक्लाइंड प्लेन, अनंत समतल। क्लियर हो गया। ये हो गया आपका किसका सतह, पृथ्वी का सतह। और इस तरह से कोई सतह उठा हुआ है, कोई सतह, तो इस तरह सरकने वाली सतह को ही क्या कहते हैं, इंक्लाइन प्लेन कहते हैं, यानी कि अनंत समतल कहते हैं। बिल्कुल समझ गए। अनंत समतल क्या है, समझ गए ना। सरकने वाली सतह को ही क्या कहते हैं, अनंत समतल कहते हैं। सरकने वाली सतह को क्या कहते हैं, अनंत समतल कहते हैं। और जब वस्तु अनंत समतल पर हो तब ही आता है विराम कोण का कॉन्सेप्ट। अब मान लीजिए इस अनंत समतल पर एक वस्तु रखा हुआ है, एक वस्तु, और यह अनंत समतल पृथ्वी के सतह से कितना का कोण बना रहा है, थीटा का कोण बना रहा है। किसका कितना का कोण बना रहा है, थीटा का कोण बना रहा है। तो थीटा का वह महत्तम मान, थीटा का वह महत्तम मान जिसको थोड़ा सा ही अधिक करने पर वस्तु अपने आप नीचे की तरफ गति करने लगे, तो उसी कोण को क्या कहते हैं,
विराम कोण कहते हैं। अनंत समतल पृथ्वी के सतह से जो कोण बनाता है, अनंत समतल पृथ्वी के सतह के साथ जो महत्तम कोण बनाता है, जिसको थोड़ा सा अधिक करेंगे तो बिना कोई बल लगाइए अपने आप क्या होगा, गति करने लगेगा। तो समझ जाइए कि वही कोण कौन कौन है, विराम कोण। यानी विराम कोण इस थीटा का मैक्सिमम वैल्यू है। अब उसके वैल्यू को जरा सा भी बढ़ाएंगे तो यह वस्तु अनंत समतल पर बिना कोई बल, बिना कोई दाब लगाए अपने आप नीचे सरकने लगेगी। अनंत समतल के पृथ्वी के सतह से बनाए गए वह महत्तम कोण, जिसको थोड़ा सा भी बढ़ाने पर वस्तु अपने आप अनंत समतल पर गति करने लगे, तो उसी कोण को क्या कहते हैं, उसी कोण को क्या कहते हैं, उसी कोण को क्या कहते हैं, विराम कोण कहते हैं। क्लियर, बात समझ गए ना, कोई दिक्कत नहीं ना। अनंत समतल पृथ्वी के सतह से जो महत्तम कोण बना रहा है, जिस महत्तम कोण को थोड़ा सा भी अधिक करेंगे तो अनंत समतल पर रखी वस्तु अपने आप क्या करने लगे, गलती करने लगे, तो उसी कोण को क्या कहते हैं, विराम कोण कहते हैं। कोई दिक्कत विराम कोण में? समझ गए विराम कोण कौन कौन होता है? ध्यान दीजिए दोस्तों, मान लीजिए कि ये इंक्लाइंड प्लेन है और इंक्लाइंड प्लेन पृथ्वी के सतह से कितना का कोण बनाया है, और इस पर एक वस्तु रखी हुई है, इस पर एक वस्तु रखी हुई है, एक वस्तु रखी हुई है, और वह वस्तु अगर इस थीटा के मान को हल्का सा भी बढ़ाएंगे वस्तु अपने आप सरकने लगा, तो इसका मतलब यही थीटा क्या है, विराम कोण है। यही थीटा क्या है, विराम कोण है। एंगल ऑफ रिपोज यही थीटा है। यानी एंगल ऑफ रिपोज के मान को थोड़ा सा बढ़ाने पर अनंत समतल पर रखी वस्तु अपने आप क्या करने लगेगी, गति करने लगेगी, अपने आप क्या करने लगेगी। अब आइए दोस्तों थोड़ा सा कैलकुलेशन कर लेते हैं। अब अनंत समतल पर यह वस्तु रखी हुई है, आप जानते हैं कि भार सीधे नीचे की ओर काम करेगा, भार सीधे नीचे की ओर इसको खींचने का प्रयास करेगा कि नहीं करेगा। अब चूंकि अनंत समतल पर वस्तु रखी होती है, तो ये जो पृथ्वी इस पर गुरुत्व बल लगा रही है, जो वस्तु के भार के बराबर होता है, पृथ्वी के द्वारा ये भार के बराबर जो बल लग रहा है, अनंत समतल पर यह बल दो कंपोनेंट में बंट जाता है। कितने कंपोनेंट में, दो कंपोनेंट में। एक कंपोनेंट डायरेक्ट इस तरफ काम करता है और वो एक कंपोनेंट सीधे इधर काम करता है, और वो कंपोनेंट है W cos थीटा, जहां W बराबर क्या है, mg। एक कंपोनेंट इसको इधर काम करता है और ये होता है आपको W sin थीटा, जहां W बराबर क्या है, mg। अनंत समतल पर वस्तु रखी हुई है, तो वस्तु को पृथ्वी अपने गुरुत्व बल के द्वारा नीचे की तरफ खींचेगी कि नहीं खींचेगी, और पृथ्वी के द्वारा इस वस्तु पर लगाएगा गुरुत्व बल का मान mg के बराबर होगा। किसी भी वस्तु पर पृथ्वी के द्वारा लगाएगा गुरुत्व बल किसके बराबर होता है, तो mg नीचे की तरफ खींच रहा है। लेकिन चूंकि वस्तु अनंत समतल पर है, इंक्लाइंड प्लेन पर है, तो इंक्लाइंड प्लेन पर रखी वस्तु पर जब पृथ्वी गुरुत्व बल लगाता है, तो वह बल कितने कंपोनेंट में डिवाइड होता है, दो कंपोनेंट में। इधर वाला कंपोनेंट W sin थीटा, इधर वाला कंपोनेंट जहां W क्या है। अब देखिए, अब दो कंपोनेंट में बटा, तो इसको अगर यहां पर बैलेंस है तो दोनों कंपोनेंट को कोई बैलेंस कर रहा होगा। इसको बैलेंस करता है नॉर्मल फोर्स R, और इसको बैलेंस करता है पीछे की तरफ घर्षण, पीछे की तरफ घर्षण। इस W sin थीटा को कौन बैलेंस कर रहा है, घर्षण। जो वस्तु और सतह के बीच कुछ ना कुछ तो घर्षण होगा कि ना, तो इस W sin थीटा को कौन बैलेंस कर देता है, घर्षण बल। और W cos थीटा को कौन बैलेंस कर देता है, R, यानी कि नॉर्मल फोर्स, जिसको कहते हैं, क्या कहते हैं। और यह वस्तु यहीं पर टिकी रहती है। अगर अनंत समतल पर एक वस्तु टिका हुआ है तो वो संतुलन पर अवस्था में है। असंतुलन अवस्था में अगर है तो कोई उसके भार को पूरी तरह से कंट्रोल कर रहा है, तब ना वो संतुलन अवस्था में है।
और अनंत समतल पर रखी वस्तु का भार कितने कंपोनेंट में डिवाइड होता है? 2। इधर की तरफ W cos थीटा, इधर की तरफ, तो दो भार 2 कंपोनेंट में डिवाइड होता है, तो इसको बैलेंस करने वाला भी 2 कंपोनेंट होना चाहिए। दोनों कंपोनेंट बैलेंस होगा तब ये अनंत सतह पर टिका हुआ रहेगा। तो W sin थीटा को कौन बैलेंस कर देता है? घर्षण जो वस्तु और इस सतह के बीच लग रहा है, W sin थीटा कौन बैलेंस कर देता है? क्लियर हो गया? कोई दिक्कत नहीं ना? अब अगर आपको यह बात मालूम हो चुका है तो निश्चित तौर पर आप जानते हैं कि घर्षण बल F बराबर होता है म्यू आर, यानी घर्षण गुणांक बराबर F बटे F का मान किसके बराबर है? W sin थीटा के बराबर है। R का मान किसके बराबर है? W cos थीटा के बराबर है। R का मान W cos थीटा के बराबर है। W cos थीटा के बराबर, W W कट गया तो म्यू बराबर क्या हो गया? tan थीटा। तो अगर विराम कोण थीटा होगा तो घर्षण गुणांक म्यू बराबर क्या निकल जाएगा? tan थीटा। घर्षण कोण लैम्डा होगा तो भी म्यू बराबर tan लैम्डा। अब विराम कोण थीटा होगा तो भी म्यू बराबर tan थीटा। एनी प्रॉब्लम? समझ गए ना? पहले क्या समझे कि अनंत समतल पृथ्वी के सतह के बीच जो महत्तम कोण बनाता है, जिस महत्तम कोण को थोड़ा सा भी बढ़ाने पर वस्तु अनंत समतल पर अपने आप सरकने लगे तो वह महत्तम कोण ही कौन कौन होता है? विराम कोण। अब अनंत समतल पर रखी वस्तु के संदर्भ में हम कुछ बात को जाने और अंत में यह देखें कि अगर हमारा विराम कोण थीटा है तो घर्षण गुणांक बराबर क्या निकलता है। आपको सीधे प्रश्न पूछ सकता है कि अनंत समतल पर रखी वस्तु के लिए अगर विराम कोण थीटा है तो घर्षण गुणांक का मान कितना होगा? tan थीटा होगा। कोई दिक्कत? समझ गए? तो एंगल ऑफ रिपोज किसे कहते हैं? क्लियर हो गया? एंगल ऑफ रिपोज अगर थीटा हो तो घर्षण गुणांक का मान कितना होगा? घर्षण कोण अगर लैम्डा हो तो भी म्यू बराबर tan लैम्डा, और अगर विराम कोण थीटा हो तो भी म्यू बराबर tan थीटा। अब यहां दीजिए कि अगर हमारा घर्षण कोण लैम्डा था तो म्यू बराबर क्या? tan लैम्डा। और अगर विराम कोण थीटा है तो म्यू बराबर tan थीटा। म्यू बराबर tan लैम्डा और म्यू बराबर tan थीटा। और आप जानते हैं घर्षण गुणांक सतह के प्रकृति पर निर्भर करता है। घर्षण गुणांक सतह के प्रकृति पर निर्भर करता है। मान लीजिए ये सतह इस तरह है और यही सतह अनंत तल पर है। अब यहां मान लीजिए ये सतह है, इस पर वस्तु रखा हुआ, और यही सतह यहां पर क्या बन गया? अनंत तल बन गया। यही सतह यहां पर क्या बन गया? अनंत। ये विराम कोण है और लैम्डा आप जानते होंगे। अगर इधर खींचिएगा पी बल से तो R मैनेज करता है W बराबर, और इसको कौन मैनेज करता है? इधर लगता है, और ये R डैश, और ये कोण क्या बन गया? लैम्डा। ये घर्षण कोण है और ये विराम कोण है। अब मान लीजिए जो सतह यहां पर है वही सतह यहां पर भी है, तो दोनों स्थितियों में घर्षण गुणांक का मान क्या रहेगा? समान ही रहेगा। वही वस्तु इधर यहां पर इस तरह रखा हुआ है सपाट, और यहां पर अनंत तल बन गया। वही वस्तु है, वही सतह है, तो जितना घर्षण गुणांक यहां होगा लैम्डा में, उतना ही घर्षण गुणांक किस में होगा? थीटा में होगा। होगा कि नहीं होगा? तो एक प्रकार के सतह के लिए घर्षण गुणांक का मान तो एक ही रहेगा। तो एक प्रकार के सतह के लिए घर्षण का मान एक ही रहेगा। तो इसका मतलब tan लैम्डा बराबर tan थीटा, यानी लैम्डा बराबर थीटा, यानी सतह वही हो, वस्तु वही हो, तो सपाट रहेगा या अनंत तल पर रहेगा, उसका घर्षण कोण विराम कोण क्या होगा? बराबर।
क्लियर। अगर किसी वस्तु और सतह के बीच घर्षण गुणांक 30 डिग्री है, वहीं वस्तु और सतह अनंत तल बन जाएगा, तो उस स्थिति में विराम कोण भी कितना रहेगा? 30 डिग्री रहेगा। अगर वस्तु कुछ इस प्रकार से सीधा रखा हुआ है और घर्षण कोण आपका निकला 30 डिग्री, वहीं वस्तु वहीं सतह को आप अनंत तल पर ले जाइएगा, तो उस स्थिति में आपका विराम कोण भी कितना बनेगा? 30 डिग्री ही बनेगा। बस समझ गए ना? कोई दिक्कत नहीं ना है। विराम कोण और घर्षण कोण समझे कि नहीं समझे? एनी प्रॉब्लम? नो एनी प्रॉब्लम? घर्षण कोण लैम्डा तथा विराम कोण थीटा के बीच संबंध। एक ही सतह और एक ही वस्तु, एक ही सतह एक ही वस्तु, सपाट की स्थिति में जितना घर्षण कोण बनाएगा, वही वस्तु वही सतह अनंत समतल की स्थिति में उतना ही विराम कोण बनाएगा। उतना ही क्या बनाएगा? विराम कोण बनाएगा। आखिर घर्षण कोण और विराम कोण में क्या क्या रिलेशन हो सकते हैं? 3 रिलेशन है, इसको याद रखना पड़ेगा। अगर घर्षण कोण का मान विराम कोण से क्या है? अगर विराम कोण का मान घर्षण कोण से क्या है? ज्यादा है, तो इसका मतलब वस्तु किस स्थिति में है? संतुलन में है। वस्तु किस में है? संतुलन में है। और थोड़ा मिस्टेक है यहां पर, ठीक है? 2 को बराबर है ना। पहली स्थिति में कुछ इस प्रकार करिए, थीटा घर्षण थीटा विराम कोण है और लैम्डा घर्षण कोण है। अगर पहला नंबर सही करिएगा, पहला नंबर सही किए, तो ऐसी स्थिति रहेगा तो वस्तु किस में रहेगा? संतुलन में रहेगा। दूसरा, अगर थीटा बराबर किसका हो जाए, तो यह किस स्थिति को है? चरम घर्षण। चरम घर्षण का मतलब लिमिटिंग फ्रिक्शन की बात हो रही है। हाँ, चरम घर्षण को सीमांत घर्षण भी कहते हैं, घर्षण में होगा। और अगर घर्षण कोण बड़ा हुआ, अगर घर्षण कोण बड़ा हुआ, तो वस्तु की गति क्या होगी? त्वरित होगी। यानी उस गति में क्या होगा? पहला वाला को सही किए, घर्षण कोण को बड़ा करना है, ठीक है? एक मिनट देखिए, फ्रेश किसका है जो सुधारे नहीं है? सुधार लिए हैं? नहीं सुधारे है ना? अच्छा, सुधरवा देते। गलत कहां पर था? विराम कोण बड़ा होनी चाहिए, हाँ, विराम कोण बड़ा होनी चाहिए। विराम कोण को बड़ा होना पड़ेगा गति करवाने के लिए। ओके दोस्तों, यहाँ पर बराबर है और यहाँ पर विराम कोण बड़ा होगा और यहाँ पर विराम कोण क्या होगा? छोटा होगा। चलिए अब सही करिए। क्या? अब सही करिए ना, जो है बुक में इस तरह लिखिए।
हाँ मिस्टेक हो गया थोड़ा। अरे यार सही करो जी, लिखो ये जो लिखा वो लिखो, दिमाग खराब करता है। लिख लिए? अब ध्यान दीजिए, घर्षण कोण लेम्डा और विराम कोण के बीच, छोड़िए किताब में जो दिया ये तीनों लिखिए, घर्षण कोण लेम्डा तथा विराम कोण थीटा के बीच का संबंध। अगर घर्षण कोण बड़ा है, विराम कोण और घर्षण कोण आपको बताएं एक ही वस्तु एक ही सतह रहेगा तो वो सपाट रहे या अनंत तल पर आए, दोनों स्थितियों में घर्षण गुणांक का मान समान रहेगा तो घर्षण गुणांक का मान समान रहेगा तो घर्षण कोण और विराम कोण भी समान होगा। अब घर्षण कोण और विराम के कोण के बीच तीन प्रकार के संबंध हो सकते। अगर घर्षण कोण विराम कोण से बड़ा हुआ तो निश्चित तौर पर वस्तु किस स्थिति में, संतुलन की स्थिति में होगा। घर्षण कोण बड़ा होगा तो वस्तु किस स्थिति में रहेगा, अगर घर्षण कोण विराम कोण के बराबर होगा तो वस्तु किस स्थिति में रहेगा, और अगर विराम कोण बड़ा हुआ, कौन कौन बड़ा हुआ, विराम कोण। ध्यान दीजिए, आपको बताए थे कि विराम कोण एंगल ऑफ रिपोज वो मैक्सिमम एंगल है जिसको थोड़ा सा भी बड़ा करेंगे तो वस्तु क्या हो जाएगा, अनंत तल पर क्या करने लगेगा। तो त्वरित गति के लिए विराम कोण को बड़ा होना पड़ेगा, त्वरित गति के लिए विराम कोण को क्या होना पड़ेगा, बड़ा होना पड़ेगा। क्लियर, बात समझे? अब सही करिए, जो भी कुछ हुआ ये लिखिए, ये सही है। लिखे? अब देखिए यहां पर क्वेश्चन तो बहुत डीप में नहीं जाएगा, आपसे यहां पर अगर क्वेश्चन पूछा वैसे पूछा नहीं, अब तक घर्षण के प्रश्न बहुत कम आए हैं, प्रश्नों को भी हम देखेंगे। घर्षण कोण और विराम कोण से प्रश्न पूछेगा तो सबसे पहले टेन थीटा पर लेकर पूछेगा, कह देगा कि घर्षण कोण का मान 30 डिग्री है तो घर्षण गुणांक का मान निकालिए। तो घर्षण कोण के भी परिभाषा से, घर्षण कोण के परिभाषा से भी घर्षण गुणांक बराबर 10 लैम्डा और विराम कोण के भी परिभाषा से घर्षण गुणांक बराबर 10 थीटा। तो कभी घर्षण कोण और विराम कोण का मान देकर आपको घर्षण गुणांक पूछ लेगा तो उसके लिए आपको 10 थीटा का सारे वैल्यू याद होनी चाहिए और वो आपको याद ही होगा। दूसरा, अगर इस तीन संबंधों को लेकर प्रश्न पूछ सकते हैं कि किसी वस्तु और सतह के लिए घर्षण कोण, किसी वस्तु और सतह के लिए घर्षण कोण उसके विराम कोण से अधिक है तो इसका मतलब वस्तु गति कर रहा है, नहीं कर रहा, वस्तु किस अवस्था में है, संतुलन की अवस्था में। अगर किसी वस्तु और सतह के लिए विराम कोण घर्षण कोण बराबर है तो वस्तु किस स्थिति में है, चरम स्थिति में। चरम घर्षण उस स्थिति को कहते हैं जब बल लगाने के, थोड़ा सा बल लगाने के बाद वस्तु क्या हो जाती है, गतिशील हो जाती है। और अगर विराम कोण घर्षण कोण से ज्यादा है तो वस्तु की गति त्वरित है। वस्तु की गति क्या है, त्वरित, यानी कि वह गति कर रही है और त्वरण के साथ गति कर रही है। क्लियर, बात समझ गए? तो एक वस्तु और सतह के लिए उसका विराम कोण उसके घर्षण कोण से ज्यादा है तो वस्तु किस स्थिति में, विराम कोण घर्षण कोण से ज्यादा है तो वस्तु किस स्थिति में, त्वरित स्थिति में। किस स्थिति में? एक वस्तु और सतह के लिए घर्षण कोण विराम कोण के बराबर है। किसी वस्तु और सतह के लिए चरम घर्षण उस स्थिति में होगा जब उसके लिए घर्षण कोण विराम कोण के क्या होगा, बराबर होगा। कोई दिक्कत नहीं ना, सब सही कर लिए ना, ये लिख लिए ना। हाँ, एक चीज सुधार है ना, कहेंगे तो क्या 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 सब करने लगेगा, ठीक है। और क्या हुआ, जब भी बोलते हैं सबको बोलना न है क्योंकि किसी का आवाज हमारे पास आता ही नहीं है, इसीलिए ज्यादा सुनिए। तो घर्षण समाप्त हो गया। अब हम पढ़ेंगे फ्लूइड फ्रिक्शन।
तरल घर्षण। तरल के अंतर्गत गैस भी आता है और लिक्विड भी आता है। तरल घर्षण, तरल घर्षण क्या है? तो निश्चित तौर पर तरल का मतलब होता है लिक्विड और गैस। तरल का मतलब होता है लिक्विड और गैस। वैसे शुरुआत में ही हम बताए थे आपको, क्या बताए थे कि घर्षण का संबंध मुख्यतः ठोसों से है। घर्षण का संबंध मुख्यतः ठोसों से है। लेकिन वस्तु जब तरल में गतिशील होता है, यानी गैस और द्रव में गतिशील होता है, तो वहां भी घर्षण लगता है, वहां भी घर्षण लगता है। जब हम किसी तरल में चल रहे, जैसे हवा में चल रहे, यहां पर क्या है? हवा। और जब हम हवा में चल रहे हैं, तो हम जब हवा में आगे चलते हैं तो हवा को विस्थापित करते जाते हैं। क्या करते जाते हैं? मान लीजिए जल नदी में ही चल रहे हैं, अब नदी में चल रहे हैं तो आप बगल के पानी को क्या करते जा रहे हैं? विस्थापित करते जा रहे हैं। पानी को क्या करते जा रहे हैं? विस्थापित करते जा रहे हैं, तब ना पानी में आगे बढ़ रहे हैं। उसी तरह हवा है और हम चल रहे हैं, तो मतलब हमारे आगे में जो हवा है उसको क्या कर रहे हैं? हम साइड कर रहे हैं। तो हम जब किसी गैसीय माध्यम में या किसी द्रव माध्यम में, जैसे हवा में या फिर नदी में चलते हैं, तो हम तरल को अपने साइड में क्या करते जाते हैं? विस्थापित करते जाते हैं। और जब हम तरल को साइड में विस्थापित करते जाते हैं तो वह उस तरल में एक प्रकार की गति उत्पन्न हो जाती है। अब पानी शांत, उसमें चलना शुरू कीजिए, पानी की गति बढ़ जाएगी, पानी की गति बढ़ जाएगी, है कि नहीं है? अब शांत जल में चलिए, शांत जल में चलिएगा, पानी की गति शांत जल में 0 था, अब बढ़ जाएगा, पानी उसके क्या हो जाएंगे? गतिशील हो जाएंगे। तो जब हम किसी तरल में चलते हैं तो किस प्रकार से घटना घटती है, इस बात को समझे कि न? चाहे हम हवा में चले, चाहे नदी में चले, चाहे हम गैस में चले, चाहे हम द्रव में चले, जब हम किसी तरल में चलते हैं तो तरल को अपने बगल में क्या करते जाते हैं? विस्थापित करते जाते हैं, जिससे तरल में एक प्रकार की गति उत्पन्न होती है। लेकिन चलने वालों की गति में थोड़ी कमी हो जाती है, और वहीं चलने वालों की गति में जो थोड़ी कमी आ जाती है वह किस में कन्वर्ट हो जाता है? घर्षण में कन्वर्ट हो जाता है, जिसे क्या कहते हैं? तरल। यानी कि आप कह सकते तरल घर्षण क्या है, तो आप समझ गए कि जब कोई व्यक्ति किसी तरल में चलता है, जब कोई वस्तु किसी तरल माध्यम गैस और द्रव में चलता है, तो वह अपने बगल के, वह अपने आगे के द्रव और गैस को बगल में विस्थापित करते जाता है, जिसके कारण तरल में एक प्रकार की गति उत्पन्न हो जाती है। लेकिन चलने वाले व्यक्ति की गति ऊर्जा में थोड़ी कमी हो जाती है, और वो जो कमी होती है वो कन्वर्ट होता है किसमें? घर्षण पर, और व्यक्ति के गति में अवरोध आने लगता है। और तरल में चलते वक्त गति में जो अवरोध आता है उसे क्या कहते हैं? तरल घर्षण। कोई दिक्कत? तरल में चलते वक्त, तरल में चलते वक्त आपके गति में जो अवरोध उत्पन्न होता है उसे ही क्या कहते हैं? तरल घर्षण कहते हैं। जब आप ठोस में घर्षण पर रहे तो आपको पता चला कि अणु सट गया, खुरदुरापन, उसके कारण घर्षण था। लेकिन जब आप तरल में चलते हैं तो भी आपकी गति अवरुद्ध होती है, मतलब वहां पर भी आप पर क्या लग रहा है? तो तरल में घर्षण कैसे लग रहा है? तो उसका कारण है कि जब हम तरल में चलते हैं तो आगे के तरल को बगल में विस्थापित करते हैं, जिससे तरल को कुछ गतिज ऊर्जा की प्राप्ति होती है, लेकिन वस्तु की गतिज ऊर्जा में कमी आ जाती है। जो गतिज ऊर्जा में कमी आती है वही बनता है तरल घर्षण। या जो गतिज ऊर्जा में कमी आती है वही पैदा करता है तरल घर्षण। क्लियर? बात समझ गए? अब तरल घर्षण अर्थात गैस और द्रव माध्यम में चलते वक्त जो गति में अवरोध हुआ उसी ही क्या बोले? ये तरल घर्षण किन किन बातों पर निर्भर करता है? तरल घर्षण निर्भर करता है पहली बार वस्तु के आकार पर। तरल घर्षण निर्भर करता है वस्तु के आकार पर।
आप जानते होंगे कि हवाई जहाज को कुछ इस तरह डिजाइन किया जाता है। हवाई जहाज को इधर चौकूठा डिजाइन करते देखे हुए हैं? हवाई जहाज का डिजाइनिंग कुछ आगे से इस प्रकार होती है कि नहीं? क्या हवाई जहाज का डिजाइन इस तरह का होता है? होता है? नहीं होता। ऐसा क्यों नहीं होता है? तो इस आकार पर तरल घर्षण बहुत कम लगता है और इस आकार पर तरल घर्षण बहुत ज्यादा लगता है। तो किसी वस्तु पर तरल घर्षण, फ्लूइड फ्रिक्शन अथवा द्रव गैस का फ्रिक्शन कितना लगेगा, यह डिपेंड करता है वस्तु के आकार पर। अगर वस्तु का आकार धारा रेखीय है, इस आकृति को धारा रेखीय आकृति कहते हैं, स्ट्रीम लाइन साइज। अगर वस्तु का आकार धारा रेखीय है तो उस पर तरल घर्षण क्या लगेगा? कम लगेगा। और अगर वस्तु का आकार धारा रेखीय न होकर कोई और आकार का है तो उस पर तरल घर्षण बहुत ज्यादा लगेगा। हवाई जहाज का आकार आगे से धारा रेखीय ही बनाया जाता है ताकि हवा यानी कि तरल का घर्षण उस पर कम से कम लगे, कम से कम लगे। क्लियर हो गया? समझ गए? तो तरल घर्षण, फ्लूइड फ्रिक्शन किस पर निर्भर करता है? वस्तु के आकार पर। मछलियां जल में बड़ी आसानी से तैर लेती है। मछलियां जल में बड़ी आसानी से तैर लेती है। मछलियां जल में बड़ी आसानी से तैर लेती है क्योंकि उसका शरीर का आकार कैसा होता है? आप देखे होंगे गाड़ी सब का भी डिजाइनिंग जो बनाया जाता है तो कुछ डायरेक्ट एकदम चौखुटा नहीं बनाया जाता है, कुछ इस तरह कर्व कर दिया जाता है ताकि उस पर हवा का यानी कि तरल घर्षण कम हो सके। समझे कि नहीं समझे? तरल घर्षण, तरल घर्षण डिपेंड करता है तरल जिसके अंतर्गत गैस और द्रव दोनों आते हैं, तरल के घनत्व पर। फ्लूइड फ्रिक्शन दूसरा किस बात पर निर्भर करता है? तरल के घनत्व पर निर्भर करता है। जिस तरल का घनत्व, डेंसिटी जितनी अधिक होगी, डेंसिटी जितनी अधिक होगी उस पर घर्षण उतना ही, उस तरल में गति करते वक्त घर्षण उतना ही अधिक लगेगा। जिस तरल का घनत्व जितना अधिक होगा उस तरल में घर्षण उतना ही अधिक लगेगा वस्तु पर। जितना तेज हवा में हम चल सकते हैं उतना तेज जल के अंदर चल सकते हैं। जितने तेजी से हम वायुमंडल में चल सकते हैं क्या उतनी तेजी से नदी के भीतर चल सकते हैं? तो भाई क्यों नहीं चल सकते? कारण है कि हवा का घनत्व जल के घनत्व से बहुत कम है। जल का घनत्व हवा के घनत्व के तुलना में काफी ज्यादा है, इसलिए जल के अंदर फ्लूइड फ्रिक्शन हवा के तुलना में कई गुना ज्यादा होगा। तरल घर्षण तीसरा जिस पर निर्भर करता है वह वस्तु के गति पर। तीसरा किस पर निर्भर करता है? वस्तु के गति पर। वस्तु की गति अगर सामान्य है तो घर्षण गति के समानुपाती। अगर किसी तरल में गति कर रही वस्तु की गति सामान्य बहुत ज्यादा नहीं है तो घर्षण गति के समानुपाती, जितनी गति उतना घर्षण। घर्षण अगर तेज हो गया, गति अगर तेज हो गया तो घर्षण गति के वर्ग के समानुपाती। घर्षण अगर गति बहुत अधिक तेज हो गया तो घर्षण गति के घन के समानुपाती। यानी एक वस्तु तरल में जितनी तेज गति करेगा उस पर घर्षण उतना ही अधिक लगेगा। अब बाइसाइकिल से कभी मोटरसाइकिल चले हैं 40
30 के स्पीड में चलिएगा, आपको पता नहीं चलेगा घर्षण का। वहीं स्पीड 90 करिएगा, लगेगा हवा जो है उठा के फेंक देगा आपको। 90 के स्पीड से बाइक पर अगर आप चले होंगे तो लगेगा कि हवा जो आपको खींच के उठा के फेंक देगा। यानी आप स्पीड बढ़ाते गए और हवा जो कि तरल है उसका घर्षण बढ़ते गया। और जब आप स्पीड को बहुत बढ़ा रहे हैं तो उस स्थिति में घर्षण आपके गति के घन के समानुपाती हो गया है और आपको महसूस करा रहा है। तो तरल में गति जितनी अधिक होगी वस्तु का, तरल वस्तु पर उतना ही ज्यादा घर्षण लगाएगा। ये फ्लूइड फ्रिक्शन को समझ लिए? फ्लूइड फ्रिक्शन समझ लिए? एनी प्रॉब्लम? ध्यान दीजिए दोस्तों, एक बार फिर से इसका रिवाइज कर लेते हैं। जब कोई वस्तु गैसीय या द्रव माध्यम में चलती है तो भी उसके गति पर एक अवरोधक बल लगता है। जब कोई वस्तु गैस या द्रव माध्यम में चलती है तो उसके भी गति पर गैस और द्रव के द्वारा एक अवरोधक बल लगता है, जिसे क्या कहते हैं? तरल। सतह पर जब वस्तु चल रही थी तो घर्षण क्यों उत्पन्न हुआ और किस पर निर्भर किया, यह बात तो हम जान चुके हैं। लेकिन जब वस्तु तरल में यानी कि गैस और द्रव माध्यम में गति कर रही है तभी घर्षण उत्पन्न होता है। तरल में घर्षण उत्पन्न होने का क्या कारण है? तो इसका कारण है कि जब कोई वस्तु किसी तरल माध्यम में, फ्लूइड मीडियम में गतिशील होता है तो अपने आगे के तरल को बगल में क्या करते जाता है? विस्थापित करते जाता है। तरल को बगल में जब वह विस्थापित करता है तो वह तरल गति को प्राप्त कर लेता है। वह जितने गति को प्राप्त करता है वह वस्तु की गति को उतना ही कम कर देता है। वस्तु की गति में जो कमी आती है अथवा गतिज ऊर्जा में जो कमी आती है वही पैदा करता है किसको? तरल घर्षण को। आखिर तरल घर्षण का मान किन किन बातों पर निर्भर करता है? 3 बातों पर निर्भर करता है। वस्तु के आकार पर, तरल के घनत्व पर और वस्तु के गति पर। धारा रेखीय आकृति है तो तरल घर्षण यानी गैस और द्रव का घर्षण बहुत कम होगा। वायुयान को आगे से हमेशा धारा रेखीय बनाया जाता है ताकि उस पर वायु का घर्षण कम हो सके, उसको चौखिट नहीं बनाया जा सकता। धारा रेखीय आकृति को छोड़कर अन्य सभी आकृतियों पर तरल घर्षण सबसे ज्यादा लगेगा। तरल घर्षण डिपेंड करता है तरल के घनत्व पर। घनत्व जितना अधिक होगा उस तरल में घर्षण उतना ही अधिक होगा। जल का घनत्व वायु से अधिक होने के कारण ही जल में गति करते वक्त अधिक घर्षण लगता है, वायु में गति करते वक्त कम घर्षण लगता है। और तरल घर्षण तीसरा निर्भर करता है किस पर? वस्तु के गति पर निर्भर करता है। वस्तु के गति पर निर्भर करता है। गति जितनी अधिक होगी घर्षण उतना अधिक होगा। और इस बात का तो बहुत एक के पास एक्सपीरियंस होगा, प्रैक्टिकल होगा, है कि नहीं है जी? ये था तरल घर्षण। खत्म हो गया दोस्तों, घर्षण भी खत्म हो गया, तरल घर्षण भी खत्म हो गया। अब हम घर्षण कम करेंगे। क्या हुआ? आ रहा है घर्षण समझ में जी? यह नहीं कि घर्षण वाला चैप्टर दिमाग में घर्षण कर रहा है, बिल्कुल समझ में आता होगा। वो तो हम किसी दिन खड़ा करके पूछ लेंगे ना। घर्षण को कम करने के हमको लगता है कि ये बताने का जरूरत नहीं है। क्या घर्षण को कम कैसे किया जाए? आप अपने दैनिक जीवन में भी घर्षण को कम करने के ढेर सारे उपाय किए होंगे। क्या? हालांकि दैनिक जीवन में कभी कभी घर्षण बढ़ाने के लिए भी काम करना पड़ता है। जैसे हाथ गीला हो तो ढक्कन खुलेगा नहीं, है कि नहीं? हाथ अगर गीला है तो आप किसी डिब्बे को ढक्कन को खोलिए, खुलेगा ही नहीं। कारण क्या? कारण जितनी घर्षण होनी चाहिए उतनी है नहीं। फिर हम एक ऐसा पदार्थ लेते हैं जिससे घर्षण पैदा हो और डिब्बा का ढक्कन खुल सके।
तो घर्षण, यहां तो हमें अधिक करने के घर्षण कम कैसे किया जाए, तो पढ़िए। तो घर्षण कम करने के ढेर सारे उपाय हमने सुझाए हैं नोट में। क्या ऐसा कोई पॉइंट है जो आप नहीं समझ रहे हैं? 4 नंबर, 7 नंबर। ग्रेफाइट काला शीशा, ग्रेफाइट को क्या कहते हैं? घर्षण कम करने के लिए ग्रेफाइट, ग्रेफाइट मतलब वही ग्रीस देखे हैं, इसको हिंदी में कहते हैं क्या? स्नेहक कहते हैं। क्या कहते हैं? स्नेहक कहते हैं। आम बोलचाल की भाषा में क्या बोलते हैं? ये ग्रीस किससे बनते हैं? ग्रेफाइट से बनते हैं। इसका मूल रंग काला है। क्लियर हो गया? आप देखे होंगे गाड़ी सब में के बॉल बेयरिंग में ग्रीस सब का इस्तेमाल होता है। वह ग्रीस स्नेहक है जो किससे बनाए जाते हैं? तो 7 नंबर में यही लिखा हुआ है कि घर्षण को कम करने के लिए ग्रीस का भी इस्तेमाल किया जाता है, बॉल बेयरिंग का भी इस्तेमाल घर्षण को कम करने के लिए ही किया जाता है। 3 नंबर, अब तो किसी को हर नंबरे में दिक्कत होगा। सतहों पर ऑक्साइड का परत बना देने पर, मान लीजिए ये एल्युमिनियम है, ये क्या है दोस्तों? और इस एल्युमिनियम पर अगर एक परत चढ़ा दे, किसका? एल्युमिनियम ऑक्साइड का, एल्युमिनियम इसका परत चढ़ा देंगे तो घर्षण एल्युमिनियम पर जितना होगा उससे कम घर्षण होगा किस सतह पर? तो ऑक्साइड का भी लेप लगा देने से सतह पर घर्षण क्या हो जाता है? कम हो जाता है। क्लियर? समझ गए? और दोस्तों घर्षण क्या है इसको हम काफी विस्तार पूर्वक समझे, लेकिन हमारे दैनिक जीवनों में घर्षण का अत्यधिक महत्व भी है। आप जानते हैं कि घर्षण नहीं रहेगा तो हम चल फिर नहीं पाएंगे। आप देखेंगे चप्पल का सोल अगर बिल्कुल पतला एकदम बराबर हो जाता है तो आप फिसल कर गिर जाते। क्या? चलने के लिए घर्षण आवश्यक है। आप रस्सी को पकड़कर खींच पाते हैं घर्षण कारण। अगर घर्षण नहीं होता तो रस्सी को पकड़कर हम खींच नहीं पाते, इंजन गाड़ी को खींच नहीं पाती, घोड़ा गाड़ी को खींच नहीं पाता। बात समझे कि नहीं समझे? घर्षण हमारे लिए अत्यंत उपयोगी भी है। इतने उपयोगी है कि घर्षण के अभाव में दैनिक जीवन को जीना संभव नहीं हो पाएगा। लेकिन घर्षण जहां एक और अत्यंत उपयोगी है तो कुछ हानिकारक भी है। घर्षण के कारण ही हमारे चप्पल 3 महीना बाद नए खरीदने पड़ते। घर्षण के कारण ही गाड़ी के टायर को समय समय बदलना पड़ता। घर्षण के कारण ही एक समय नया ब्रश खरीदना पड़ता। माउथ साफ करने वाला ब्रश भी आपको नया खरीदना पड़ता है ना। यकीन मानिए अगर घर्षण नहीं होता तो टायर बदलने की कोई जरूरत नहीं थी, ब्रश बदलने की, नए चप्पल किनने की कोई जरूरत नहीं थी। क्लियर? तो घर्षण से एक तरफ बहुत ज्यादा लाभ भी है, इतने कि घर्षण के बिना हम जिंदा नहीं रह सकते, सही से जीवन नहीं जिया जा सकता। और एक तरफ घर्षण से हमें कुछ हानियां भी है। तो घर्षण हमारे मित्र भी हैं और घर्षण हमारे शत्रु भी है। घर्षण हमारे मित्र भी है और घर्षण हमारे शत्रु भी है दोस्तों। और इस तरह से घर्षण हो गया है समाप्त। क्या लाल वॉल बेरिंग ने देखे हैं? अच्छा एक क्वेश्चन है दोस्तों, बॉल बेरिंग क्या है? पहिया
इस तरह का संरचना देखे हैं गाड़ी के टायरों के बीच, इसी को कहते हैं बॉल बेयरिंग। बॉल बेयरिंग, इसका काम होता है स्टैटिक फ्रिक्शन को किसमें कन्वर्ट करना, डायनेमिक में। इस बॉल बेयरिंग का काम होता है स्टैटिक को, स्थिर घर्षण को किसमें कन्वर्ट करना, डायनेमिक में, यानी किसमें, गतिज। तो पहियों को स्थिर से गतिज घर्षण में आसानी से लाने के लिए पहियों के धुरी पर किसका इस्तेमाल किया जाता है, बॉल बेयरिंग का। आप ध्यान दीजिएगा, आप जो है 100 केजी के किसी बंडल को या 500 केजी के बंडल को अगर धकेलने का प्रयास करिएगा नहीं धकेल पाइएगा, घर्षण बहुत ज्यादा है। अब वहीं 1 क्विंटल गाड़ी को अगर जबरदस्त तरीके से धकेलिएगा वो कुछ खिसका दीजिएगा, किसके कारण, बॉल बेयरिंग के कारण। बॉल बेयरिंग गाड़ी को बड़ी आसानी से स्थिर से किस अवस्था में लाता है, स्थिर घर्षण से गतिज घर्षण। अब 1 क्विंटल के गाड़ी को धक्का दे दीजिएगा, लेकिन आपको 1 क्विंटल को बोरा का धक्का देने में समझ जाइए हालत खराब हो जाएगा। तो गाड़ी को धक्का देना आसान है, इस कारण कि गाड़ी में किसका इस्तेमाल हुआ है, और बॉल बेयरिंग का काम है स्थिर घर्षण को गतिज घर्षण में बदलना, स्थिर घर्षण को गतिज घर्षण में बदलना। क्लियर दोस्तों। हम सवाल भी ले लेते हैं घर्षण का, और घर्षण का 2 इंड कर देते हैं। आइए दोस्तों 10 मिनट आपके पास है, आप खुद से सवाल बनाइए और उसके बाद एक एक करके आपके आगे हम सवाल बनाएंगे। पहले आप बनाइए, सवाल लगाइए। आया हुआ है सवाल, पहले से होगा इसमें। सब कुछ समझाए हुए हैं। अरे निकालिए फाइल, खोलिए ना, फाइल होगा इसमें, फाइल निकालिए। कितना नंबर चैप्टर है, 4 फिजिक्स। हाँ डायरेक्ट 4 आया। इसको कहते लक। क्या अभी बहुत टेंशन था, ठीक है। अभी फोन करते ना आप, पूछते फाइल है, तब उधर से अच्छा चेक करते हैं, हाइयो है तो भी चेक करेगा। लेकिन एक बार में आ गया दोस्तों। निक बनाइए न जी, गजब। सबको नौकरी सबको चाहिए, 100% चाहिए, लेकिन नौकरी के पीछे जी जान से कितना मेहनत किया जा सकता है ये करने में सब डरते हैं। चलिए, एक दोस्त कह रहे हैं कि ग्रुप डी नौकरी लेने के लिए कैसे पढ़े। कोई दिक्कत नहीं दोस्तों, एकदम कुर्सी खरीदना है और उसके बाद टेबल खरीदना है और उस पर बैठ जाना है और घर पर कम से कम 8 घंटा पढ़ना है, कम से कम। और जिस दिन कुर्सी टेबल पर बैठकर प्रतिदिन 8 घंटा कष्ट सहकर, नींद त्याग कर, दुख सहकर, पीड़ा सहकर जो पढ़ लिया, 100% ग्रुप डी की रेलवे के हाई पोस्ट जो था जूनियर इंजीनियर, वो भी आप बन सकते हैं, कोई बड़ी दिक्कत नहीं।
ठीक है। और ग्रुप डी का नौकरी कैसे करें ये हम आपको डायरेक्ट और बिल्कुल सही बात बताएं। ये सबसे अच्छा तरीका कि आप कुर्सी टेबल लीजिए, उस पर प्रतिदिन 8 घंटा सेल्फ स्टडी कीजिए। अब क्या पढ़िए, तो वही चीज पढ़ा रहे हैं दोस्तों, यही चीज पढ़ना है आपको। अब एक क्वेश्चन और रहा है, विजय सिंह है इनका जवाब। इनका प्रश्न बहुत अच्छा प्रश्न है, आप लोगों को भी फायदा होगा। याद करते हैं भूल जाते हैं। याद क्या हुआ, भूल उस दिन जाते हैं जिस दिन आप पढ़ते नहीं है। रोज पढ़िएगा तो दिमाग को पता नहीं चलेगा कि आप भूल वो किए हैं किया। तो ध्यान दीजिए, ये भूलने का बीमारी उसको आता है जो अपने पढ़ाई को निरंतर जारी नहीं रख पाते। 2 दिन पढ़ा, तीसरा दिन छोड़ दिया, 4 दिन पढ़ा, 5वां दिन छोड़ दिया। तो ये गैप कर कर को जो पढ़ते हैं दोस्तों, उसी को समस्या है। किसका? भूलने का। आप डेली पढ़ रहे हैं, डेली 8 घंटा सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, तो यकीन मानिए भूलने का समस्या बिल्कुल खत्म हो जाएगा। क्या बन गया? अब आइए दोस्तों, पहला करें लोटनिक एस्थेटिक। अब ये क्वेश्चन में थोड़ा डिफिकल्ट है, मतलब कहते डिफिकल्ट नहीं है, मिसप्रिंट है। लोटनिक, लोटनिक का मतलब रोलिंग फ्रिक्शन। एस्थेटिक यानी एस्थेटिक फ्रिक्शन, और सर्पी यानी स्लाइडिंग फ्रिक्शन। स्लाइडिंग फ्रिक्शन यही ना। तो आप जानते हैं कि लोटनिक और सर्पी तो गतिज घर्षण है। गतिज घर्षण का मान कभी भी एस्थेटिक से क्या होगा? कम होगा। तो अगर इसे घटते क्रम में रखें तो सबसे बड़ा मान किसका होगा? एस्थेटिक का। एस्थेटिक से छोटा मान किसका होगा? सर्पे सबसे छोटा मान लोटनिक का होगा। और अगर इन तीनों घर्षण बल को बढ़ते क्रम में रखिएगा तो लोटनिक सबसे छोटा, उससे बड़ा कौन? उससे बड़ा कौन? सर्पी, और सबसे बड़ा एस्थेटिक। अब प्रश्न में यह नहीं दिया हुआ कि बढ़ते क्रम में लगे रखना है कि घटते क्रम में, और ऑप्शन भी बढ़ते घटते क्रम दोनों वाला है। तो आपसे जो प्रश्न पूछ रहा है उसमें आपसे यही जानना जरूरी है कि इन तीनों घर्षण में कौन सबसे बड़ा, कौन सबसे छोटा। तो एस्थेटिक फ्रिक्शन वो फ्रिक्शन था जो विराम की अवस्था में लगा था, और ये दोनों फ्रिक्शन जो है ये डायनेमिक है, यानी गतिज घर्षण है। इस दोनों फ्रिक्शन में वस्तु गति अवस्था में है। कभी भी गति अवस्था में जो फ्रिक्शन है वो एस्थेटिक से यानी कि विराम अवस्था वाले फ्रिक्शन से क्या होगा? कम होगा। तो अगर इन तीनों घर्षण बल को घटते क्रम में सजाएंगे तो कुछ ये होगा, और बढ़ते क्रम में सजाएंगे तो कुछ ये होगा। आप तो प्रश्न में ये दिया ही नहीं है कि घटते क्रम में रखना है कि बढ़ते क्रम में। ये मिस हो गया। असली सवाल एनसीईआरटी का सवाल है, वहां पर बढ़ते क्रम पूछा गया है, जो मिसप्रिंट हो चुका, आया नहीं प्रश्न में। लेकिन अब आप जानिए कि घटते क्रम पूछे या बढ़ते क्रम पूछे, आपसे बनेगा कि नहीं बनेगा? आए? और एस्थेटिक से भी बड़ा होता है लिमिटिंग फ्रिक्शन। एस्थेटिक से ही बड़ा होता है। ये तो दोस्तों एकदम कहिए 8वां क्लास का प्रश्न है, और बिल्कुल अनुभव के आधार पर उत्तर देना। अनुभव के आधार। एक खिलौनाकार को संगमरमर के सूखे फर्श, संगमरमर के गीले फर्श
एक बात तो क्लियर है, संगमरमर के सूखा फर्श पर घर्षण ज्यादा, गीला पर कम होगा, है कि नहीं? फर्श पर बिछे समाचार पत्र तथा तौलिया पर चलाया गया। कार पर विभिन्न पृष्ठों द्वारा लगे घर्षण बल। हमको लगता है सबसे ज्यादा घर्षण बल किस पर लगेगा? तौलिया। सॉरी, सबसे अधिक लगेगा तौलिया पर घर्षण सबसे अधिक। तौलिया के बाद सबसे अधिक घर्षण समाचार पत्र अखबार पर। अखबार से कम घर्षण लगेगा सूखे, सूखे फर्श से के बाद सबसे कम घर्षण लगेगा, सबसे कम घर्षण लगेगा ये होगा ओ बढ़ता कर्म बढ़ता। तो संगमरमर का गीला फर्श से ज्यादा सूखा फर्श, उसके बाद समाचार पत्र, उसके बाद तौलिया। क्लियर? सबसे अधिक घर्षण। देखिए कुमार अंकित सवाल का जवाब दे दिया है, पूनम रावत दे दिया है, वेरी गुड। संगमरमर के गीला फर्श से ज्यादा घर्षण होगा संगमरमर के सूखा फर्श पर, उससे ज्यादा घर्षण होगा समाचार पत्र पर, और सबसे ज्यादा होगा तौलिया पर। अब कोई कहेगा हम नहीं समझ रही है, अनुभव करने वाली चीज है, ठीक है? हाँ, नहीं तो प्रैक्टिकल तो घर पर ही कर सकते हैं। एस्थेटिक घर्षण होता है सर्पी घर्षण से कम। सर्पी, आए ध्यान दीजिए। ओ अच्छा, सर्पी है, सर्पी नहीं हम सोच ले। एस्थेटिक सर्पी है, सर्पी गतिज घर्षण है ना, और एस्थेटिक सर्पी का मतलब स्लाइडिंग। तो एस्थेटिक सर्पी घर्षण से अधिक होगा। हम सीमांत समझ कर दे दिए उत्तर। सर्पी घर्षण एक गतिज घर्षण है। गतिज घर्षण घर्षण बढ़ाने का उपाय है। हाँ, पॉलिश करिएगा घर्षण घटेगा। धारा रेखीय आकृति बनाने से भी घर्षण। स्नेहक वही ग्रीस, ग्रीस ग्रीस को ही क्या कहते हैं? ग्रीस लगाइएगा, स्नेक लगाइएगा तो भी घर्षण घटेगा, यानी रुखरा करने पर घर्षण क्या होगा? बढ़ेगा। चलिए 4 का उत्तर आ रहा है, सबका सी आ रहा है। वेरी गुड दोस्तों। घर्षण मित्र और शत्रु दोनों है। वेरी गुड दोस्तों। यदि सभी पदार्थ केवल न्यूट्रॉन जैसे विद्युतीय उदासीन कणों से मिलकर बना होता तो फिर घर्षण का कोई अस्तित्व है? क्योंकि केवल न्यूट्रॉन से अगर ये बने होते तो परमाणुओं के बीच अंतराण्विक बल नहीं लगता, आणविक आकर्षण नहीं होता, तो घर्षण भी नहीं होता। क्योंकि घर्षण का कारण था आणविक आकर्षण। आणविक आकर्षण का कारण था परमाणु एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। परमाणु एक दूसरे को आकर्षित इसलिए करते, परमाणु में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन जैसे 3 मूल कण है। लेकिन अगर केवल न्यूट्रॉन या आवेशहीन कणों से ही बना होता तो घर्षण का अस्तित्व, और घर्षण के अस्तित्व नहीं होने के कारण डोरी में तनाव नहीं होता, स्प्रिंग का बल का कोई अस्तित्व नहीं होता। सभी कथन क्या है? सही है। क्लियर? घर्षण बल लगता अपेक्षित गति के दिशा के हमेशा दिशा के विपरीत। यह घर्षण का पहला नियम था। चरम घर्षण यानी लिमिटिंग फ्रिक्शन, स्थिर घर्षण का लिमिटिंग फ्रिक्शन एस्थेटिक का मैक्सिमम वैल्यू है। अब देखिए एस का मतलब यहां पर क्या है, के का मतलब क्या है? काइनेटिक। अब देखिए म्यू एस यानी कि एस्थेटिक फ्रिक्शन में घर्षण गुणांक, और म्यू के यानी काइनेटिक फ्रिक्शन में घर्षण गुणांक। म्यू बराबर क्या होता है? एफ बटे आर। आर क्या है यहां पर? तो जिधर एक वस्तु के लिए mg तो समान ही रहेगा, जो एफ का मान ज्यादा होगा उस घर्षण गुणांक का मान भी। और आप जानते हैं काइनेटिक से बड़ा मान किसका होता है? एस्थेटिक का। यानी म्यू एस का मान म्यू के से क्या होगा?
म्यू एस का मान अधिक होगा और म्यू के का मान क्या होगा, और अधिक को कम से भागा देंगे तो हमेशा आपको प्राप्त होगा 1 से अधिक। क्लियर हो गया दोस्तों? देखिए म्यू बराबर होता है एफ बटे आर, और एक वस्तु के लिए आर का मान बदलने वाला, तो जो घर्षण का मान अधिक होगा उसी के लिए घर्षण गुणांक का मान भी क्या होगा। हम जानते हैं एस्टेटिक का मान काइनेटिक से क्या होता है, एस्टेटिक वाला एफ ज्यादा होगा, काइनेटिक वाला एफ यानी घर्षण बल क्या होगा, कम होगा। तो एस्टेटिक फ्रिक्शन की स्थिति में म्यू का मान अधिक और काइनेटिक फ्रिक्शन की स्थिति में म्यू का मान कम होगा, और अधिक को कम से भागा दीजिएगा तो हमेशा 1 से अधिक होगा। घर्षण गुणांक एक विमाहीन भौतिक राशि है, क्योंकि घर्षण बल बराबर होता है, घर्षण गुणांक बराबर एफ बटे आर। एफ घर्षण बल है और ये भार है, भार भी एक प्रकार का बल है, घर्षण बल भी एक प्रकार का बल है, बल बल कट जाता है, इसीलिए घर्षण गुणांक मात्रक विहीन और बीमा विहीन भौतिक राशि है, मात्रकहीन और बीमाहीन भौतिक राशि। यहां पर इंक्लाइंड प्लेन होगा, इंक्लाइंड प्लेन, और आनत तल आप समझ चुके हैं ना, कोई दिक्कत नहीं ना। यदि घर्षण गुणांक म्यू हो तो, घर्षण गुणांक म्यू हो तो इंक्लाइंड प्लेन पर रखी वस्तु नीचे की ओर तब सरकने लगेगी जब आनत समतल पर झुकाव के कोण निम्नलिखित से थोड़ा अधिक हो। तो म्यू बराबर क्या होता है, tan थीटा, जहां थीटा बराबर क्या है, झुकाव कोण, और झुकाव कोण का मतलब ही क्या है, विराम कोण। क्लियर? तो म्यू बराबर थीटा बराबर म्यू बाय tan, थीटा बराबर म्यू बाय, तो थीटा बराबर हो जाएगा tan इनवर्स म्यू होगा। अब ये विराम कोण निकल गया, तो विराम कोण कुछ ज्यादा होगा तब ना वस्तु गति करेगा, तो कारण निम्नलिखित से थोड़ा अधिक हो तो थीटा का मान tan इनवर्स म्यू निकलेगा, इससे अधिक होगा, वस्तु आनत तल पर क्या करने लगेगी, गति करने लगेगी। क्लियर बात समझे कि नहीं, सवाल को समझे कि नहीं? कर यदि घर्षण गुणांक म्यू हो तो इंक्लाइंड प्लेन पर रखी वस्तु नीचे की ओर तब सरकने लगेगी जब आनत तल के झुकाव कोण निम्नलिखित से थोड़ा अधिक हो। तो आप जानते हैं कि झुकाव कोण या विराम कोण वह महत्तम कोण है जिसको थोड़ा सा बढ़ाने पर वस्तु अपने आप आनत तल पर क्या करने लगेगी। और अगर हमें विराम कोण निकालना है तो हम जानते हैं म्यू बराबर विराम कोण थीटा, तो म्यू बराबर tan थीटा, tan थीटा बराबर म्यू बाय tan, यानी थीटा बराबर tan इनवर्स म्यू। अब ये विराम कोण निकल गया, इससे ज्यादा होगा, वस्तु अपने आप आनत तल पर क्या करने लगेगी, गति करने लगेगी। कोई दिक्कत? आगे बढ़े। 100 केजी द्रव्यमान के एक वस्तु को खींचने के लिए 4 केजी भार बल की जरूरत है। 4 केजी WT को पढ़ते भार, और 4 केजी वाट का मतलब हुआ 4 गुना G न्यूटन। ये बल है ना, अब बल का मात्रक क्या है, न्यूटन को, लेकिन इस तरह से भी बल को दिखाया जाता है। 4 केजी वेट का मतलब है 4 गुना G न्यूटन, G यानी कि 9.8। तो 100 केजी द्रव्यमान के एक वस्तु को खींचने के लिए 4 केजी वेट बल की आवश्यकता है। 4 केजी वेट बल को न्यूटन में बदलिएगा तो कितना होगा, 4 गुना G। ठीक है, कहीं पर भी अगर इस तरह बल का मान दिया हुआ है तो समझिए कि संख्यात्मक मान में किससे गुना कर दीजिए, G से गुना कर दीजिए, वो कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, न्यूटन में। अब बल का सही मात्रक क्या है, तो 100 केजी द्रव्यमान के एक वस्तु को खींचने के लिए 4 केजी वेट बल की आवश्यकता होती है। वस्तु और सतह के बीच घर्षण गुणांक है, घर्षण गुणांक बराबर F बटे R। F घर्षण बल है जिसके द्वारा उसे खींचा जा रहा है, तो F का मान 4 गुना 9.8। R किसके बराबर होता है, M का मान कितना है, G का मान कट गया, 4/100 बराबर 1/25 बराबर हो जाएगा 0.00
4। अच्छा 1 के 0 होगा, सॉरी 0.4। क्लियर। और देखिए घर्षण गुणांक का कोई मात्रक, देखिए इसमें m लगा दिया है, ये कंफ्यूजन के लिए दिया। इसका आंसर क्या होगा? C। घर्षण गुणांक म्यू बराबर F बटे, जहां F घर्षण बल है और R बराबर क्या होता है? घर्षण बल। उतना ही खींचने के लिए इतना बल की आवश्यकता होती है, इतना बल की आवश्यकता इसलिए हो रहा है क्योंकि इतना ही घर्षण है। अगर इतना घर्षण नहीं होता तो इतना बल लगता खींचने के लिए, तो खींचने के लिए अगर इतना बल लग रहा है तो इसका मतलब घर्षण भी इतना ही है। तो हमने घर्षण बल निकाल लीजिए और केजी वेट को न्यूटन में कैसे कन्वर्ट करते हैं समझ गए? तो F 4 गुना 9.8, R बराबर mg, m दिया हुआ है तो mg निकल जाएगा। यदि अभिलंब बल को दुगुना कर दिया जाए तो घर्षण बल क्या होगा? देखिए घर्षण बल अभिलंब प्रतिक्रिया के क्या होते हैं? समानुपाती होते हैं कि नहीं होते? घर्षण का नियम पढ़ाए थे 4, उसमें घर्षण का दूसरा नियम में यही बताए थे कि घर्षण बल अभिलंब प्रतिक्रिया बल के क्या होता है? समानुपाती होता है। अब म्यू बराबर क्या होगा? F बटे R। तो अभिलंब बल को क्या कर दिए? दुगुना। तो आपका घर्षण बल भी क्या हो जाएगा? क्योंकि दोनों एक दूसरे के क्या है? समानुपाती। संबंध यही बताता है कि यह जिस अनुपात में बढ़ेगा यह भी उसी अनुपात में बढ़ जाएगा, यह जिस अनुपात में घटेगा यह भी उसी अनुपात में क्या होगा? तो अगर R का मान दुगुना करिएगा तो F का भी मान क्या हो जाएगा? और दोनों का मान दुगुना हो गया और F का भी मान दुगुना हो गया, R का मान भी दुगुना हो गया, तो घर्षण गुणांक में कोई परिवर्तन होगा? समान ही रहेगा, समान ही रहेगा। अभिलंब बल को दुगुना करिएगा तो घर्षण बल भी दुगुना हो जाएगा। क्यों? तो घर्षण बल अभिलंब प्रतिक्रिया के समानुपाती होते हैं। तो अभिलंब बल को दुगुना कर दिए तो घर्षण बल भी दुगुना हो गया और दोनों दुगुना हो गया तो घर्षण गुणांक तो उतना ही रह जाएगा। नेक्स्ट आइए 14 नंबर पर। एक अनंत तल, अनंत तल समझ रहे हैं ना? झुकाव कोण कितना है? 30 डिग्री होने पर उस पर स्थित एक वस्तु ए नीचे की ओर ठीक फिसलने की स्थिति में आ जाता है। इसका मतलब विराम कोण कितना है? 30 डिग्री। पर दूसरा वस्तु बी को रखने पर पाया गया कि तल का झुकाव कोण 40 डिग्री होने पर तब बी जो है तल के झुकाव कोण 40 डिग्री होने पर नीचे को ठीक फिसलने की स्थिति में आता है। तो इसका मतलब क्या? इसका मतलब है कि दोनों के लिए घर्षण गुणांक का मान क्या है? अलग अलग। ए जो है वह फिसलने की स्थिति में तब आता है जब विराम कोण कितना है, और बी फिसलने की स्थिति में तब आता है जब विराम कोण कितना, और विराम कोण अगर थीटा है तो म्यू बराबर क्या हो जाएगा? tan थीटा। यहां पर थीटा 30 डिग्री, यहां पर थीटा। इसका मतलब म्यू का मान यानी घर्षण गुणांक का मान बी के लिए अलग है और ए के लिए, ए और बी के लिए घर्षण गुणांक क्या है? भिन्न। आगे बढ़े। 15 किसी रुक्ष नहीं का मतलब रफ, यहां रुक्ष लिखा हुआ था, अंग्रेजी में रफ यानी कि खुरदुरा। किसी रुक्ष, रुद्ध लिखा हुआ तो रुक्ष होगा जिसको अंग्रेजी में रफ कहते हैं। किसी रुक्ष क्षैतिज तल, पृथ्वी के समांतर तल को ही क्या कहते हैं? क्षैतिज तल कहते हैं। 10 केजी द्रव्यमान का एक आयताकार ब्लॉक 15 न्यूटन के बल से देखिए यहां पर 10 केजी का एक वस्तु रखा हुआ है, इसको 15 न्यूटन के बल से क्या किया जा रहा है? खींचा जा रहा है। 15 न्यूटन के बल से क्या किया जा रहा है? और घर्षण गुणांक म्यू का मान कितना दिया हुआ है और जी का मान 10 लेने के लिए हो, तो अब 10 केजी के वस्तु को 15 न्यूटन के बल से खींचा जा रहा है। सबसे पहले हम घर्षण बल का मान निकाल सकते हैं।
घर्षण बल F बराबर होता है म्यू आर, और आर का मान होता है एम जी। म्यू का मान दिया हुआ 0.2, एम का मान दिया हुआ है कितना, और जी का भी मान कितना है, तो 10 दूनी 20, इसको गुना करिए कितना, यानी कि आपको यहां पर अधिकतम कितना घर्षण लग रहा है, 20 न्यूटन। घर्षण बल का मान घर्षण बल F बराबर म्यू आर, म्यू जहां घर्षण गुणांक है और आर एम जी के बराबर होते, तो घर्षण बल कितना लगेगा, 20 न्यूटन। इस वस्तु में घर्षण बल कितना लगेगा, अधिकतम घर्षण बल कितना लगेगा, खींचा जा रहा है कितना बल से, तो घर्षण बल अधिकतम 20 न्यूटन लग सकता है, लेकिन खींचा जा रहा है तो ये खिंचाएगा, कभी खिंचाएगा नहीं खिंचाएगा, और नहीं खिंचाएगा तो आप लगा रहे हैं 15 न्यूटन, तो न्यूटन के तीसरे गति नियम के अनुसार घर्षण बल भी कितना लगेगा, 15 न्यूटन। घर्षण बल अधिकतम कितना लग सकता है, इस वस्तु को खींचने के लिए आपको 20 न्यूटन से अधिक का बल लगाना पड़ेगा, क्योंकि इस वस्तु और सतह के बीच अधिकतम कितना घर्षण बल लग सकता है, 20 न्यूटन लग सकता है, लेकिन आप खींच रहे हैं मात्र कितना से, तो 15 से खींच रहे, तो घर्षण भी कितना लगेगा, 15 ही लगेगा। और वो जो घर्षण 20 निकला है वो आपको लिमिटिंग निकला है, क्या निकला है, लिमिटिंग। लेकिन आप 15 से खींचेगा तो न्यूटन के तृतीय गति नियम के अनुसार पीछे भी कितना लगेगा, 15 ही लगेगा। आप 20 लगाइएगा तब पीछे की तरफ 20 लगेगा, और तब वस्तु लिमिटिंग फ्रिक्शन वाली स्थिति में होगी, यानी इस वस्तु को खींचने के लिए आपको 20 न्यूटन से अधिक का बल लगाना पड़ेगा। एनी प्रॉब्लम? नीचे चित्र के अनुसार 4 केजी, 8 केजी, 24 केजी के 3 ब्लॉक हल्की डोरी से संबंध है। हल्की डोरी, हल्की डोरी, हाँ वही तो कहे हल्की होगा दोस्तों, हल्की डोरी से संबंध है। घर्षण रहित यानी घर्षण है ही नहीं, घर्षण है ही नहीं। क्षैतिज तल पर F बल से खींचा जाता है यदि निकाय का त्वरण कितना हो, तो आरोपित बल F बराबर M का मान 24 + 8 + 4, और A का मान कितना है, 2 गुना करिए हो 72। डायरेक्ट सवाल है, तो F बराबर M है, M को तीनों जुड़ा हुआ है, तो M तीनों के M को क्या करिए, जोड़ दीजिए। घर्षण है ही नहीं, टेंशन लेना है, पहले कर दिए घर्षण रहित है। आगे बढ़े। सड़क पर जवाब दीजिएगा दोस्तों। सड़क पर चलने की अपेक्षा बर्फ पर चलना कठिन है, क्योंकि बर्फ में सड़क के अपेक्षा घर्षण कम होता है। बर्फ में सड़क के अपेक्षा घर्षण कम होता है। रोड़ी युक्त सड़क के तुलना में बर्फ पर चलना कठिन है, क्योंकि पैर तथा बर्फ के मध्य घर्षण बल रोड़ी एवं पैर के मध्य घर्षण बल की तुलना में क्या होता है, कम होता है। पैर तथा बर्फ के बीच जो घर्षण है वो रोड़ी और पैर के मध्य के घर्षण से क्या होता है, और घर्षण कम होने के कारण ही बर्फ पर चलने में हमें कठिनाई होती है। लकड़ी के सिलेंडराकार पात्र को खींचने के जगह लुढ़काना आसान है, क्योंकि लुढ़काने की अवस्था में रोलिंग फ्रिक्शन और खींचने की अवस्था में स्लाइडिंग फ्रिक्शन। तो लुढ़कन अवस्था में घर्षण बल फिसलन अवस्था में घर्षण बल की तुलना में बहुत कम होता है। लुढ़कन अवस्था में रोलिंग फ्रिक्शन और फिसलन अवस्था में स्लाइडिंग फ्रिक्शन। और दोस्तों घर्षण से बहुत कम ही क्वेश्चन आते हैं, और जो भी आते हैं वो तो आप जानते हैं कि अपना नोट का ही चलती है दोस्तों, और इसमें कोई शक है, झूठ बोल रहे क्या? अगर सारे क्वेश्चन को याद कर लिए तो रिजल्ट रुक जाएगा नहीं,
और बहुत लोग पूछते हैं ये सिलेबस क्या है, वो सिलेबस क्या है। हम जो पढ़ा रहे हैं वो सलाइरिन सिलेबस है। हर एग्जाम में अब घर्षण का क्वेश्चन किसी भी एग्जाम में पूछेगा आपसे बनेगा। हो नहीं सकता घर्षण का क्वेश्चन पूछे आपसे ना बने। और आपसे अगर घर्षण अब नहीं बनेगा समझ जाइए किसी से नहीं बना है। मिलिए दोस्तों अगले क्लास में। अगला टॉपिक क्या है? प्रोजेक्टाइल। एक दिन में खत्म हो जाएगा इस सिलेबस। है दोस्तों पहले निकलने दीजिए लड़की लोग को। निकलने दीजिएगा दोस्तों। चलिए सभी ऑनलाइन वाले दोस्तों बोलिए घर्षण सही सही समझ में आया कि नहीं। 8 नंबर फिर से देखिए, एक दोस्त को 8 नंबर में दिक्कत हो गया है। अच्छा ये तो मामूली क्वेश्चन है। चरम घर्षण को अंग्रेजी में लिमिटिंग फ्रिक्शन कहते हैं और स्थिर घर्षण को अंग्रेजी में एस्टेटिक कहते हैं। एस्टेटिक बढ़ते बढ़ते चरम, इसका मान है चरम, चरम अवस्था पर, मतलब सबसे अधिक। तो चरम घर्षण सभी प्रकार के घर्षणों का मैक्सिमम वैल्यू हो जाता है। सभी प्रकार के घर्षण बल में सबसे ज्यादा मान चरम घर्षण का अंग्रेजी में लिमिटिंग फ्रिक्शन कहते हैं। 18 नंबर 18 नंबर में, अरे यहां घर्षण कम होने के कारण ही दिक्कत होता है और घर्षण कम होने के कारण बर्फ पर चलना कठिन होता है।